ऑर्गेनाइज किया है तो मैरिन क्लब में, तो हम आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए एंड ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। चलिए आगे इंटरव्यू ले। तो हमारे स्टोरीज में कहीं भी लड़का लड़की वाला कॉन्सेप्ट था नहीं। आप इस जनरेशन को लीजिए, डोरेमोन जिसे हमसे प्यार नहीं करती, हर उस कार्टून में छोटा भीम इज विद राधा। तो ये बच्चों के अंदर एकदम टेंडर एज से पड़ रहा है कि इफ आई एम अ स्मार्ट बॉय, मेरे साथ एक लड़की होनी चाहिए, एंड इफ आई एम अ स्मार्ट गर्ल, मेरे साथ एक मेल का होना जरूरी है। तो एज अ पेरेंट समवेयर वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वो फ्रेंडशिप। वो फ्रेंडशिप को अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। जहाँ हम वो चीज़ के लिए नहीं, ऐसे नहीं होता है, लड़का तुम्हारा फ्रेंड नहीं हो सकता, वो क्या करते हैं, चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं। आप वो बोलते हैं कि हमें स्पेस दीजिए, बोलते हैं कि गिव अस अ पर्सनल स्पेस, और हमें ऐसा लगता है भाई क्या स्पेस देना है, हम भी तुम्हारे एज से आए, हमने तो कभी अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा स्पेस। अगर स्पेस पूछते हो जो है बेलन और झाड़ू और पता नहीं क्या क्या आता है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जनरेशन गैप के चलते हमारे इमोशनल बिहेवियर और उनके इमोशनल बिहेवियर और इमोशनल नीड्स में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। स्पेशली अगर देखें तो आजकल कैसे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अब वन चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड है या दो बच्चे हैं, दो बच्चों के बीच में कितना प्यार होता है, उनको इक्वली सब कुछ मिल रहा है, तो सब रेडीमेड मिल रहा है, तो इनको फेलियर्स या रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकते हैं। इवन क्लास का अगर एक फ्रेंड भी उससे बात नहीं करता है तो वो रिजेक्शन हैंडल नहीं करता है। तो एज अ पेरेंट हमारे ऊपर इतने सारी जिम्मेदारी आ गए हैं दैट वी नीड टू ट्यून आवरसेल्फ, हमें खुद को चेंज करते रहना है। सेकेंड और एक चीज़ हम देखेंगे बिफोर गोइंग टू पॉक्सो कि ये सब क्यों हो रहा है, मैं उस पर ज़्यादा ये जानता हूँ। जब हम अपने एज में थे, वी ऑल रीच द प्यूबर्टी, हमने कब रीच किया प्यूबर्टी? 14, 15, नॉट 13, बट इस जनरेशन के बच्चे 10, जस्ट इमेजिन 10 में वो 10 ईयर्स में वो प्यूबर्टी रीच कर गए, उनका हार्मोनल चेंजेस शुरू हो गए। तो ये जायज़ सा बात है कि हार्मोनल चेंजेस होने लगा तो वो नीड्स भी चेंज हो रहा है, इसलिए 11 साल में इनको प्यार हो जाता है। 13 साल में ये बच्चे फिजिकल रिलेशन में पड़ गए बिकॉज दे डोंट नो कि व्हाट इज इट। 13 साल की बच्चियां भी प्रेग्नेंट होकर आती हैं, उनको क्या पता है प्रेगनेंसी के बारे में, उनको क्या पता है सेक्स के बारे में। इसलिए एज अ पेरेंट ये हमारा जिम्मेदारी है टू मेक देम अंडरस्टैंड। सेक्स एजुकेशन स्कूल नहीं देगा, सेक्स एजुकेशन घर पे जो हमें देना है बच्चों को कि ये नहीं करना है। और जहाँ हम ये नहीं वर्ड यूज़ करते हैं ना, बिलीव मी वो बच्चों को लगेगा कि हमें करना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब एक छोटा बेबी चलना शुरू करता है, मतलब आप सोचिए कि आज ही वो ऐसे पहली बार खड़ा हुआ और फर्स्ट स्टेप करना है, जब वो चल रहा है तो एज अ पेरेंट हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, स्लो स्लो स्लो, वो स्लो ही चल रहा है, हम लोग जहाँ स्लो होते हैं वो स्पीड हो जाता है। व्हाट हाउ, तो डोंट डिक्टेट द चाइल्ड, बच्चे को पता है क्या करना है, हमें जस्ट उसको सजेशंस देते रहना। उनको लगना ही नहीं चाहिए कि हम डिक्टेट कर रहे हैं। जहाँ हम उन्हें लगेगा कि हम उनको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑफेंडेड हो जाएगा। आप हमको सिखा दीजिए, हमको पता है नहीं, आप हमको मत सिखाओ। ये रिप्लाई इज वेरी सिंपल बिकॉज आई हैव 16-year-old डॉटर। उसको लगता है कि गूगल बाबा सब कुछ समझा देगा उसको, मम्मी का जरूरत नहीं है। जहाँ हम कुछ बोले जाए तो क्या बोले, मम्मी काउंसलिंग स्किल्स मेरे में मत डालिए प्लीज़, आप बाहर छोड़ के आइए सारे स्किल्स। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को कितना खुद को चेंज करना है, खुद को अपडेटेड रखना है कि हम समझें कि ये इनके साथ हो गया। अब कमिंग बैक टू पॉक्सो एक्ट, कोटद्वार में पुलिस डिपार्टमेंट ने रिसेंटली 1.5 महीने तक हैव स्टार्टेड पॉक्सो ड्राइव। हम हर गांव, हर बस्ती, हर स्कूल्स तो अभी समर वेकेशन के चलते बंद हो गए, हर छोटा छोटा कम्युनिटी हॉल में जाकर हम एवरीडे बेसिस में अभी पॉक्सो के बारे में बता रहे हैं क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। एंड आपको बच्चों को समझाना है कि आप एक बार जब इस चीज़ में पड़ जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स, आप सब जानते हैं आपका पूरा फ्यूचर खत्म हो जाता है। आप 13, 14, 15 ईयर्स का अगर ये सब में जाएंगे तो आपका आगे का फ्यूचर में कुछ कोई स्कोप नहीं है। लाइफ सेकेंड चांस देता है, ये है, वो पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, सबको वो सेकेंड चांस नहीं देता है। आपको बच्चों को एम्बिशियस बनाना है, उनको बोलिए कि आगे जाके क्या करेंगे, करियर के बारे में बात करिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। पढ़ाई को लेकर मत बात करिए, जहाँ हम पढ़ाई के बारे में बोलेंगे वो इरिटेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी 2 ईयर्स के लॉकडाउन के बाद उनको खुद को चेंज करना है, जाकर वो स्कूल में 8 to 3 वाला जो
दौड़ेगा। स्पेशली 8 और 9 के बच्चे या 10th में जो हैं करंट बच्चे, उनको वो 2 इयर्स का पोर्शन भी कंप्लीट कर रहे हैं, करंट पोर्शन भी कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलरेडी वो ओवर बर्डन है। तो हम एज अ पेरेंट हमें घर पे कैसे एटमॉस्फेयर रखना है, थोड़ा कूल, थोड़ा साइलेंट, थोड़ा वाइब्रेंट हो बच्चों के लिए, कुछ सरप्राइज प्लान करो। ये नहीं कि वो बच्चे स्कूल से आए और हम करते हैं चलो आप बताओ क्या पढ़ाएगा। वो बहुत स्मार्ट है, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, हमें पता है क्या करना है, हमें जस्ट गाइड करना है उनको ऐसे। प्रयास से जो मैडम आई, मैडम ने बहुत अच्छी बातें बता दी, गहराई तक बता दी। मेरे लिए बहुत थोड़ा सा बचा है, मैं लीगल एस्पेक्ट बताऊंगी। मैं पहले अपना इंट्रो दे दूं। मैं इंस्पेक्टर रशीदा, मैं चार्ज देख रही हूँ क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। एक थाना भी है यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, उसकी भी मैं इंचार्ज हूँ, और प्रेजेंटली मैं पिंक पुलिस भी देख रही हूँ। ये सारे यूनिट जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन को डील करने के लिए है। ठीक है, आज का जो प्रोग्राम है हमारा पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है। पॉक्सो एक्ट का क्यों बना है ये एक्ट, क्या ज़रूरत आन पड़ी, और ये पॉक्सो का प्रोग्राम जो हमें मैडम ने बताया 1.5 महीने से हम जो कैंपेन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, पंचायत में, कम्युनिटी हॉल में कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है अभी हाल ही के दिनों में, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता रहा हूँ। ये एक्ट बना था, मैडम ने बताया प्रॉपर डेट के साथ 14 नवंबर 2012। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं उसका डायमेंशन बढ़ रहा है। आईपीसी सुना है? मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? आईपीसी सुना है किसी ने? इंडियन पीनल कोड। इसमें कई सारे ऑफेंसेस के बारे में डेफिनेशन दिया है, उसका सज़ा के बारे में बताया है, लेकिन अगर माइनर बच्चों के साथ कुछ हो जाए, ऐसा कुछ अपराध हो जाए, तो उसको डील करने के लिए कोई सेक्शन आईपीसी में इतना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्ट बना है। ये एक्ट पॉक्सो स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। यौन अपराध से डील करने के लिए बच्चों के विरुद्ध अगर हो जाए तो ये पॉक्सो एक्ट में ही डील होगा। तो इसीलिए ये एक्ट स्पेसिफिक इसीलिए बना हुआ है। अब हमारे लिए, सबके लिए ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर डाटा हम देखें तो थोड़ा से डिस्टर्बिंग हो जाएगा। 2018 में एनसीआरबी बताता है कि 2018 में 1 लाख करीब 49,000 केसेस सिर्फ बच्चों के विरुद्ध हुए हैं। बच्चों के अगेंस्ट में क्राइम हुआ है 1,49,000, ये बहुत बड़ा नंबर है। उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा चिंताजनक है कि 2019, 20, 21 में ये जो रेट है 4.5% से 5% का रेट में बढ़ रहा है। अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अंडमान निकोबार में भी पॉक्सो का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम जो है दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी नेशनल यूनियन ऑफ सीफरर्स ऑफ इंडिया की। इन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि समाज में क्राइम बढ़ता क्यों है इसका कारण बहुत सारा है। एक है कि जानकारी का अभाव है, कि लोगों को पता नहीं है कि ऐसा एक एक्ट भी है या ये एक्ट ऑफेंस के कैटेगरी में आता है, इसको कहाँ हम रिपोर्ट करें, क्या करें, पता नहीं। तो ये जानकारी का अभाव का वजह से भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो पॉक्सो एक्ट में बहुत बड़ा डायमेंशन है। क्या क्या एक्ट अपराध की कैटेगरी में आता है वो डिफाइन किया हुआ है। और ऐसा बहुत सारा एक्ट है जिसको हम ना इग्नोर कर देते हैं। अगर हम फैमिली में बात करें, मामा चाचा जो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में, है ना, बच्चों के साथ कहीं स्कूल दिया, कहीं कुछ कर लिया, अगर बच्चे आके बोलते हुए तो कुछ नहीं, छोड़ देता, अरे कुछ नहीं, मामा है, चाचा है, दादा है, नाना है, पकड़ तो लिया, गोद में बैठा लिया, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो एक्ट भी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है एज पर पॉक्सो एक्ट। ठीक है, मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई। बच्चों को ध्यान में, मतलब उनका ध्यान रखना, सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ये पेरेंट्स का सबसे पहला काम है। पुलिस बाद में आएगा, एनजीओ बाद में आएगा, डॉक्टर बाद में आएगा। पहले तो वो घर पे सेफ हो, ये कौन देखेगा, कौन इंश्योर करेगा? पेरेंट्स इंश्योर करेंगे। तो हमें देखना है कि हमारा बच्चा पहले हमारे घर में सेफ है कि नहीं, वो पड़ोस में जाता है वहाँ सेफ है कि नहीं है, वो ट्यूशन जाता है क्या वो वहाँ सेफ है, वो स्कूल जाता है क्या वो वहाँ सेफ है, वो दोस्त के साथ जाता है, बाहर जाता है, क्या वो सेफ है। सब देखने का काम, सबसे पहला काम पेरेंट्स का होता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, मैडम ने बताया कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बच्चों के ऊपर। दोनों कमाने जाते हैं, अपना अपना जॉब में बिजी है, घर में आते हैं, घर का काम देख लेते हैं,
बच्चों के साथ क्या हो रहा है, टोटली इग्नोर। ठीक है, अगर बच्चा आके बोलना भी चाहेगा ना, थक गए आप प्लीज अभी नहीं, बाद में। कब सुनेंगे हम बच्चों की बात को, कब हमारे पास टाइम होगा, निकालना पड़ेगा। हमारे बच्चे हम नहीं देखेंगे, कौन देखेगा। ठीक है, तो अगर बच्चों के ऊपर नजर तो रखना है, लेकिन बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम स्पाई कर रहे हैं उनको ऊपर में, जासूस नहीं बनना है। अगर उनको लग जाएगा ना तो फिर वो हमसे भी ज़्यादा चला, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वाला जनरेशन है, उसके अंदर दिमाग थोड़ा ज़्यादा है हम लोग से ज़्यादा, तो वो बात छुपाने का ऐसा पैंतरा अपना लेगा कि हम लोग को पता ही नहीं है। हम कई बार जो है मैडम से, मतलब NGO से मदद लेते हैं, प्रयास वाले अक्सर हमारी मदद करने आते हैं। मतलब हम तो अपना दिमाग लगा के मतलब थक जाते हैं कि कुछ निकालें अंदर से। बहुत कोशिश करने के बाद दोनों मिल के तब जाके बच्चा अंदर से कुछ निकाल पाता है। तो इतना वो पैंतरा अपनाता है, कहाँ कहाँ घुमा लेगा। एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए ना हमें इतनी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बात को वो बहुत रूट ऐसे ऐसे ऐसे, और हम सब जगह ढूंढने की, वाकई नहीं बच्चा यहाँ गया था या इसके साथ यहाँ ऐसा कुछ हुआ था करके, तो बातें निकालने के लिए बड़ा टाइम लगाएगा। अगर बच्चे घर में बच्चों को टाइम नहीं देंगे, उनको स्पेस नहीं देंगे, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, तो वो नहीं बताएंगे। ठीक है, ध्यान देना है बच्चों के ऊपर में। ये नहीं कि आजकल के पेरेंट्स, मैंने देखा है हमारे पास भी, मैडम के पास भी केस आता, दोस्त के साथ भेज देते हैं, जाओ पार्क जाना है चले जाओ, मूवी जाना है चले जाओ। क्या हमारा लुकआउट नहीं है कि वो उसका दोस्त कौन है, किसकी कंपनी में हमारे बच्चे जाते हैं बाहर, कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये देखना कि हमारा काम नहीं है। हमारा ही काम है, हम ही देखेंगे। देखना चाहिए कि बच्चा का दोस्त कौन है। ठीक है, उनका बैकग्राउंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा डिस्ट्रैक्ट ज़्यादातर दोस्तों की वजह से होता है। एक तो ये मोबाइल साइबर स्पेस में ज़्यादा एक्सपोज हो गई, बहुत कुछ उनको जानकारी उस एज में मिल गया जिस एज में उसको उस जानकारी का ज़रूरत नहीं है, दरकार नहीं है, लेकिन वो जानकारी उसके पास आ गया, तो एंग्शियसनेस और ज़्यादा जानना इस बारे में, उस चक्कर में भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, दोस्तों के चक्कर में भी। ठीक है, और बाकी जो बचा है वो फिर एडिक्शन निकाल लेता, तो जनरेशन हमारा बचेगा ही नहीं अगर हम ध्यान नहीं देंगे टेंडर एज से। ठीक है, ध्यान दीजिए कि बच्चे कहाँ जाते हैं, पड़ोस में कहीं जाते हैं तो किसके पास जाते हैं। कभी कभी देखिए बच्चा लोग अंदर में ना एडिक्शन हो जाएगा कि मुझे उस अंकल से मिलना है, मुझे इस आंटी से मिलना है। क्यों मिलना है, क्या ऐसा अंकल आंटी बाहर में दे देती है जो माँ बाप नहीं दे सकते। जानिए, पता करिए, बच्चा कुछ लेके आ जाता है, कुछ महंगा चीज़, मोबाइल लेके आता है, अच्छा कपड़ा पहन लेता है, पूछिए कि कहाँ से मिलता है बच्चे को, और क्यों कोई फ्री में देगा। ये भी बताइए बच्चों को कि दुनिया बहुत मतलबी है, फ्री में कोई किसी को नहीं देता, उसका पीछे उसका कुछ इंटेंशन जरूर होगा। ठीक है, बहुत सारे माँ बाप, आपको ही पता है, मोबाइल लेके लड़कियाँ घूम रही है, पेरेंट्स को पता नहीं है कि इसके पास मोबाइल है, उसको बॉयफ्रेंड दे दिया, कोई भैया दे दिया। क्यों देगा, क्यों वो अपना पैसा खर्चा करेगा, क्यों, क्योंकि उसका कुछ बैड इंटेंशन इस बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है, वो कुछ चाहता है, इससे कुछ करवाना चाहता है, इसीलिए वो उसको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ देके उसको खुश रखेगा, उसको गाड़ी में घुमाएगा, उसको पिज्जा खिला देगा। ठीक है, ये सारी जानकारी पेरेंट्स को होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी। एक मैं इंसिडेंट बताती हूँ, थोड़ी दिन में पिंक पुलिस के चार्ज में थी, हम गए थे कार्बिन स्कोप के रास्ते, हम पेट्रोलिंग कर रहे थे। एक लड़का लड़की बड़े अच्छे से वहाँ पहले बेंच बना के रखे थे, अभी तो सारा तोड़ दिया, नया बन रहा है, उसमें बिल्कुल लड़का बैठा है और बाहों में भर के लड़की को बैठा के रखा है। हम उतरे, हमें लगा कि शायद माइनर है तो हम थोड़ा सा बीच में इंटरवेन करेंगे। हम उतरे, बच्ची से पूछी कि यहाँ क्या कर रही हो। ये मेरा फ्रेंड है। हाँ फ्रेंड तो है, तो अंदर बिल्कुल एकदम बाहों, मतलब फ्रेंडशिप का बॉन्ड सब टूट गया। मोबाइल में देख रहे हैं, क्या है बोला, फोटोज देख रहे हैं, बर्थडे का फोटोज। अच्छा तो यहाँ क्यों, घर पे चले जाओ, तुम्हारा फ्रेंड है ना, अच्छा फ्रेंड है, घर लेके चले जाओ, या तुम अपने घर लेके चले जाओ, या दोस्त के घर चले जाओ। नहीं नहीं, घर नहीं जा सकते। अच्छा, माँ बाप से छुपा के अगर जो करता है तो वो तो गलत ही है। अगर दोस्ती में कोई बुराई नहीं है तो घर लेके चले जाओ ना। आजकल का पेरेंट्स भी बहुत खुला दिमाग वाला हो गया, घर में अलाउ करते हैं, है ना, तो घर लेके चले, घर नहीं आ सकते। तो हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ शायद इसमें थोड़ा सा बीच में पढ़ना चाहिए। लेके आए, हम बच्ची को लेकर आए, इस लड़की को भी लेकर आए। बच्ची से जब थोड़ा सा और पता किया तो बच्ची अपना घर में ट्यूशन ज़्यादा बोल के निकली है, तो उसके पापा ने प्रॉपर ट्यूशन के सामने छोड़ा इसको। ठीक है, पापा निकल गए, उनको काम है ना, वो थोड़ी रुकेंगे कि ट्यूशन पूरा 1.5 घंटा वेट करेगा, वो निकल गए। अब बच्ची बहुत चालाक, बच्ची का उस दिन ट्यूशन था ही नहीं। ठीक है, बच्ची का उस दिन ट्यूशन था ही नहीं। पेरेंट्स को, फादर को बोल दिया मेरा ट्यूशन नहीं, छोड़ दो। फादर ने लाके छोड़ दिया। बच्ची बॉयफ्रेंड के साथ निकली, घूम रही है, सेफ है क्या? आप बताइए, सेफ है? नहीं है।
क्या उसका पेरेंट्स को जानना ज़रूरी नहीं था कि उस दिन वो बच्चा का ट्यूशन था या नहीं था? कौन जानेगा? ये पुलिस वाला जानेगा क्या? पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन सा वीकनेस में बच्चा का कहाँ ट्यूशन है, कितना से कितना बजे तक ट्यूशन है, और ट्यूशन टीचर से भी बात करना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या रेगुलर ट्यूशन आता है या नहीं आता। अगर नहीं आए तो प्लीज़ मुझे बताइए। ये जानकारी रखना भी पेरेंट्स का काम है। कई सारा अपराध इस बीच में हो जाता है, ये ट्यूशन का टाइम का बीच में हो जाता है। ठीक है, बच्चे घूमने जाते हैं। बच्चों का एज कितना है? 15। गर्ल्स हैं साथ में, स्कूल में गर्ल्स नहीं है, पढ़ते हैं, फ्रेंड्स हैं सारे, घूमने मत चले जाना, ठीक है। और अगर जाओगे तो उनका पेरेंट्स का कंसर्न लेना कि मैं इस बच्ची को, आपकी बेटी जो मेरा फ्रेंड है, मैं उसको लेकर जा रहा हूँ, आपका बच्ची तो नहीं है, ठीक है। जाना नहीं, पहले आप जाएगा तो इन्फॉर्म करके जाना, अपने पेरेंट्स को भी, मम्मी को बता के जाना। ठीक, पता चला अनजाने में लड़के ना आजकल केस का मतलब शिकार हो जा रहे हैं, ठीक है। उनको पता नहीं कि ये एक्ट अपराध है। पेरेंट्स का जानकारी का बिना लड़की को लेके चले जाओ, माइनर हो तो भी केस रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने लड़के बच्चों को भी बताइए कि खुद भी सेफ रहे और बच्चों को भी सेफ रखें, अपने फ्रेंड्स को भी, ठीक है। इन्फॉर्म मूवमेंट करें, बच्चों को बताइए। एक तो रेस्ट्रिक्शन मत डालिए, मैडम बोली आजकल का जनरेशन है, जितना आप दबाओगे उतना वो वापस प्रेशर से वही काम करेगा जिसका हम मना करें कि मत करो। तो उनको थोड़ा लिबर्टी, थोड़ा स्पेस दीजिए, मगर उनको बताइए कि आप जहाँ जाते हो, क्या करते हो, उसकी जानकारी हमें दें। हम आपको सपोर्ट करेंगे ना, आप खुल के जियो, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप इस तरह का एक्ट करो जिसमें आप सेफ रहोगे, लाइफ को जी भी पाओगे और आपको घुटन भी महसूस नहीं होगी। हमें गाइड करना है, उनको प्रॉपर रास्ता दिखाना, उनको नहीं पता है और वो गलत है, ये भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि जानकारी की कमी है, माइनर है, उनका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके, लिबर्टी को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, प्यार को लेके अलग है, हमारा अलग है, जनरेशन का गैप है, उनके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा गाइडेंस, उसकी ज़रूरत उन्हें बहुत है। बच्चा अगर बोले कि कहीं, जैसा हम लोग जाते हैं कोई फंक्शंस में, पार्टीज़ में या किसी के रिलेटिव के घर में, कोई प्रॉपर रिलेटिव का वहाँ आके ना बच्चा रुक जाएगा, बेटा या बेटी, कि मुझे उस घर में नहीं जाना है, मुझे वो अंकल पसंद नहीं है, मैडम ने बताया मुझे वो आंटी पसंद नहीं है, मामी या चाची पसंद नहीं है। अगर बच्चा बोलता पसंद नहीं है, मुझे वहाँ जाना नहीं है, इसका मतलब कुछ हो रहा है बच्चे के साथ उस घर में, उस अंकल आंटी द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसमें बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहा है या वो बता नहीं पा रहे हैं। तो बच्चे को फोर्सफुली, ज़बरदस्ती वहाँ मत लेकर और उसको डांटिए भी मत कि चलो वो तो रिलेटिव है, जाना तो पड़ेगा। नहीं, रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन भी देना है तो आप जाके उस हेल्प डेस्क में दे सकते हो, वहाँ लेडीज़ बैठेंगी और वही सुनेंगी आपकी बात को, ठीक है। टीम पुलिस देखा, टीम पुलिस भी पेट्रोलिंग करेंगे अलग अलग जगह में, ठीक है, ट्यूशन सेंटर्स में, स्कूल्स के पास में, हॉस्टल्स के पास में। तो अगर वहाँ भी कुछ बात है, अगर आपको बताना तो आप उसको भी रोक के बोल सकते हो। हेल्पलाइन नंबर्स पता है? इमरजेंसी बोलिए। 100 कॉमन नंबर है, PCR कंट्रोल रूम का नंबर है, और चाइल्ड लाइन नंबर है 1098, इसमें भी आप बता सकते हो। 1144 ये भी एक हेल्पलाइन नंबर है, 1144, और 112 ये भी एक नंबर है जिसमें आपको मदद मिल सकती है, आप अपनी बात को बता सकते हो। और अपना थाना का नंबर ज़रूर ले लेना, अपने पास ज़रूर रखना, इन केस अगर ये नंबर नहीं लगा तो आप थाना में भी बता सकते हो, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन कैसे होना चाहिए, ये कानून किस बारे में बात करता है, किस एज ग्रुप को कवर करता है, ये आप सभी को इसके बारे में जानकारी बताने के लिए कि भाई इनको पुलिस को इन्फॉर्म करना है, चाइल्ड हेल्पलाइन को इन्फॉर्म करना है, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। देखिए ये वर्कशॉप जो हम ट्रेड यूनियन है, हमारा काम ज़्यादातर हमारा काम क्या होता है कि वह डिमांड्स प्लेस करना, डिमांड्स को आगे लेकर जाना, डिमांड्स को पास करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना, इतने ही होता है। बट नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया जो है बहुत ही रेस्पॉन्सिबल यूनियन है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ डिमांड पूरी करने की नहीं है, बट हमारी जिम्मेदारी जो है ओवरऑल फ्रेटर्निटी, शिपिंग फ्रेटर्निटी यानी कि जहाज के मालिक, जहाज में काम करने वाले कर्मचारी की परिवार, ये पूरी हमारी जिम्मेदारी। जितना हम चाहेंगे कि आपका हर डिमांड पूरा हो, हर दिन आपके जो परिवार के जो है हस्बैंड हो या भाई हो, जो भी शिपिंग में हो, उनकी जो है सैलरी बराबर टाइमली बढ़े। साथ साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई इंडस्ट्री का हमारा जो ट्रेड यूनियन है, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया, इसकी बुनियाद हुई थी 1896 में।
सन 1896 में, अगर मैं हिंदी में गलत नंबरिंग में 1896 1896 होता है ना, 1896 में हुआ था। और वो गोवन पोर्चुगीज क्लब क्या होता है वहाँ पे सीमेन जो उस समय में 18वीं शताब्दी में क्लब में क्या होता है वहाँ पे लाइक सीमन आएंगे, ठीक है, वो अपने आप को लाइक रिलैक्स फील कराएंगे, एंटरटेनमेंट होगा एंड देन गो बैक टू शिप। बट वहाँ पर हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट श्री मोहम्मद इब्राहिम सारंग, स्वर्गीय मोहम्मद इब्राहिम सारंग जी ने एक मुहिम छेड़ी थी, उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया। 1820s में इस ग्रुप को प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला ट्रेड यूनियन का और नेशनल यूनियन ऑफ सीमन ऑफ इंडिया नाम हुआ था। अभी तो सीफेयर है बट इट वाज नेशनल यूनियन ऑफ सीमन ऑफ इंडिया, यानी कि आज़ादी के पहले हमारी यूनियन की नींव गड़ चुकी थी। प्रॉपर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में हमारा काम शुरू हो गया। देन 1949 यानी कि आजादी के 2 साल बाद, 1947 में आजादी की, 1949 में पहला वेज एग्रीमेंट। आपको सबको वेज एग्रीमेंट के बारे में पता होगा, वेज एग्रीमेंट जहाँ पे सैलरी बढ़ाते हैं बैठ के शिपरों के साथ। तो 1949 में हमने, हमारी यूनियन ने, नेशनल यूनियन ऑफ सीमन ऑफ इंडिया ने पहला वेज एग्रीमेंट इंडियन नेशनल शिप ओनर एसोसिएशन के साथ में साइन किया। 1970s में क्या हुआ कि कई शिप्स में स्टाफ नर्सेस होते, स्टाफ नर्स फीमेल है, तो फीमेल स्टाफ नर्स, those days मेल स्टाफ नर्स, मेल नर्स नहीं होते थे, फीमेल स्टाफ नर्स होते थे। तो फीमेल स्टाफ नर्स हमारे जो मुंबई ऑफिस में आए, बोले कि हम आपके मेंबर बन सकते हैं। इसके बारे में अभी हमारा एक न्यूसी का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपने सबने व्हाट्सएप नंबर दिया उसमें? नहीं दिया। जिन्होंने नहीं दिया वो व्हाट्सएप नंबर दे दें, क्योंकि उस ग्रुप में हम आपको डालने वाले हैं। तो ग्रुप में सिर्फ ये नहीं कि सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जोक्स, कपाट, आपका कुछ परेशानी है आप उसमें डालिए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप पर्सनली मुझे भेजिए, लेट एवरीबॉडी नो। और हम क्या करते हैं वो भी उसमें डालेंगे। लेट इट बी ओपन, ये हमारा परिवार है, इसमें कुछ छुपाने की आप सब कौन हो, ये लूसी फैमिली। तो ये अब जब विमेंस कमेटी हमने बनाया तो उसका फायदा होना चाहिए। अभी हो सकता है ना किसी की फैमिली, किसी का साउथ में गए बट 2 दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ, तो आप बोल सकते हो अब शिप में किसको फोन करोगे आप, बट लेकिन आप मुझे कर सकते हो, इनको बोल सकते हो कि हमारा नंबर नहीं लग रहा है, हस्बैंड का जरा पता कि ये वोट में क्या हुआ, वी फाइंड आउट। हमें थोड़ा सा समय लगे, हम जरा जाएंगे डीडी सर के, सर ऐसा बात हो गया, वो कोर्ट का कुछ पता नहीं है क्या, ही टेल अस इमीडिएटली, सर इज वेरी प्रोएक्टिव ऑल दिस थिंग्स, ही इज वेरी प्रोएक्टिव। तो ये हम शुरू करने वाले हैं, तो बाकी भी जितने सीफर्स की वाइज नहीं आए हैं उनको भी, जो अगर आपके टच में उनको बता दें कि हियर आफ्टर मैडम रीना विल बी इन टच विद ऑल द सीफर वाइज, और आपको जो भी है शेयर आप वहां कर सकते हो। कई चीज ऐसा होगा कि आप लाइक टू शेयर इट विद द फीमेल, तो आप शेयर कीजिएगा। जहां लगता है कि भाई आपको मुझे बोलना है, आप मेरा नंबर अपने हस्बैंड से ले लीजिएगा, यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप कीजिए, बट बताइए, बताना जरूरी है। आप नहीं बताओगे, घर पे बैठोगे कि हमारा प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट गिव एनी सॉल्यूशन, हमें पॉप में आने वाला नहीं है, पॉप में तो नहीं आने वाला किसी घर पे क्या प्रॉब्लम, बट आपको बताना पड़ेगा, आप बताइए और हम रिजल्ट देंगे आपको, बट आपको बताना पड़ेगा। सो नाउ वी सिंस आप लोग सभी आए हैं, तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हमको हेड ऑफिस से मिला कि जितने पार्टिसिपेंट्स आए उनको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट देना होगा। So we have kept the certificate ready. I would request the Rina Madam to kindly call upon the names and request Deputy Director Sir to please come forward to distribute the certificates to the participants. K. Nageshwari, Bhumika Rao, तालियां बजते रहनी चाहिए। भूमिका राव, Rohan, Rajini,
ऑर्गेनाइज करता है वर्कशॉप जो महिलाओं के वर्क और इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं या रिप्रेजेंटेटिव धर्मेंद्र जी से। चलिए हम उनसे बात। जैसा कि हमने बताया कि आज वर्कशॉप नेशनल सेफरेज यूनियन ने जो रिप्रेजेंटेटिव है धर्मेंद्र जी, हम उनसे बात करते हैं। चलिए धर्मेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फार्म जो सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 आपने आज एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए हमारी व्यूअर्स। देखिए, ये जो पॉक्सो एक्ट है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ये एक्ट खास एक एज ग्रुप को कवर करता है, स्पेशली जिसको हम माइनर एज ग्रुप कहते हैं। अब ये जो वर्कशॉप हमने आज शिपिंग फ्रेटर्निटी और उनके जो परिवार के लिए किया है, इसका खास वजह ये है कि एज अ प्रोफेशन जो डिफ़िकल्टी ये है सीमैन का कि ज़्यादातर दे आर आउट ऑफ स्टेशन, वो अपने घर के बाहर होते हैं। अब जब वो घर के बाहर होते हैं तो उनकी घर की जिम्मेदारी पूरी उनकी फैमिली की होती है, चाहे उनकी बीवी हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, उनकी बेटी हो सकती है, माता जी हो सकती है। अब मान लीजिए ट्यूशन हो, स्कूल हो, ट्रांसपोर्ट हो, जिसको वो जाते आते हो, कहीं पर अगर किसी तरह का दुष्कर्म बच्चे साथ हो रहा है, कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, समथिंग विच इज सेक्शुअल ऑफेंस रिलेटेड, तो ये बच्ची अपने माँ को कैसे बताएगी? माँ रिएक्ट कैसे करें? इसको कंप्लेंट करो, इसको करें, कैसे करें? गुड टच एंड बैड टच क्या होता है? देखिए, शाबाशी देना और सहलाने में फर्क है, बहुत बड़ा। इन सब चीज़ों में ही सीफर की फैमिली को जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि व्हाट एक्शन दे हैव टू टेक, व्हाट इज अ गुड टच एंड बैड टच, हाउ दे हैव टू गो अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ अ क्राइम एंड हाउ टू कीप देयर चिल्ड्रन सेफ एंड सिक्योर। इन चीज़ों को कवर करने के लिए आज ये कैंप हमने वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया है ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री, एंड वी आर हैप्पी दैट हमने ये जो वर्कशॉप किया उसमें काफ़ी सारे महिलाएं अपने सीमेन की फैमिलीज आई थी, उनके बच्चे भी आए थे, और आई होप उनसे आगे जाके उनको इसका फ़ायदा होने वाला है। तो सर क्या हम ये एक्सेप्ट करें कि अब आगे भी जो ऐसे वर्कशॉप होते रहेंगे उनकी तरफ से? या डेफिनेटली अभी हमारा जो नेक्स्ट वर्कशॉप शायद होने वाला है, वी आर नॉट श्योर, बट द टॉपिक मे बी ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। तो अब हम बात करते हैं प्रयास एनजीओ की तरफ से पॉक्सो एक्ट के बारे में। मैडम ने कुछ बताइए। पॉक्सो एक्ट 2014-2012 को ये एक्ट लागू किया गया था। स्पेशली 0 to 18 ईयर्स के बच्चे एक्ट में कवर होते हैं। हम देख रहे थे कि बच्चे और महिलाओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा था, और इसका एक फेयर डिसीजन हो या ये कन्विक्शन तक पहुँचे, इसके लिए पॉक्सो एक्ट क्रिएट किया गया था, जहाँ पे वो एक्ट बहुत यूज है। 0 to 18 ईयर्स के बच्चे हैं, उसमें 0 to 12 ईयर्स के बच्चे एक्ट होते हैं। अब है तो उसके सेक्शंस होते हैं, तो ये सेक्शंस के हिसाब से ये जो होता है मैं प्रयास चाइल्ड लाइन 1098 की तरफ से काम कर रही हूँ। प्रयास की चाइल्ड लाइन 1098 ने हमको सुनामी इंट्रोड्यूस किया, जिसपे हम यहाँ पे एज अ विटनेस पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। जब स्टेशन में बच्चा या बच्ची आते हैं तो हमें बताया जाता है, हम बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, हम बच्चों से समझना चाहते हैं कि उनके साथ क्या होगा। एंड यहाँ पे चाइल्ड लाइन रूम हर स्टेशन में होता है। हमारे चाइल्डलाइन एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारा, कि हम जब तक बच्चे का केस रजिस्टर नहीं हुए, बच्चे के मेडिकल एग्जामिनेशन के दबाव को बच्चों के साथ ये हमारा अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो डरते हैं कि पुलिस थाना कैसा जाए, क्या रिएक्ट करेंगे, क्या लोग FIR करेंगे, क्योंकि डर लगता है, तो ये बात तो क्या आप लोग से कॉन्टेक्ट कर सकेंगे और ऑफिस का तो बताएं हमारे चाइल्ड लाइन 1098 एक टोल फ्री नंबर है। आप 24 घंटे ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस हसीनाबाद में ऑफिस भी हमारा 24 घंटे खुला रहता है। दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हमारे ऑफिस में हमेशा लोग रहते हैं।
आप अगर चाहते हैं इंडिविजुअली आप बच्चे को लेकर कभी भी ऑफिस आ सकते हैं, नहीं आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन दे तो गाइडलाइन नंबर कॉल करें तो वो इन्फॉर्मेशन हमें आपको लेकर, और अगर कभी लगता है कि स्टेशन हम जाते हैं तो आप अननेसेसरी कुछ हमें ट्राई करेंगे, ऐसा कुछ फील होता है। आप जस्ट एक बच्चे का निर्णय अगर जिस बच्चे के साथ गलत किया और वो बाहर आज़ाद हो रहा है तो बाकी बच्चों से कोई भी ऑफिस में किसी भी समय आ सकते हैं या गाइडलाइन हमसे बात करेंगे। जैसा कि अभी हम आज यूनियन की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था